हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 14। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था सेक्शन 13। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लॉ विथ अभी को। अभी इस सेगमेंट में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील कर रहे हैं और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो सेक्शन 13 था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 14 से। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी और आपको सेक्शन 14 समझने से पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। सेक्शन 13 जो बताता है कि ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसका मैं आपको क्विक रिकैप कराता हूं। तो सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर हम डायरेक्टली अनबॉर्न पर्सन को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक लाइफ इंटरेस्ट या प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। उसके बाद अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो है बेनिफिशियरी हम बनाएंगे अनबॉर्न पर्सन को। तो सेक्शन सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ये था कि आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी बेनिफिट के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा और अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा अनबॉर्न पर्सन। जैसे ही अनबॉर्न पर्सन बर्थ लेता है तो आपको जो है उसमें प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी। तो सेक्शन 14 बोल रहा है कि इस जो वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन द बर्थ जो आपको प्रॉपर्टी उसमें चले जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, इस चीज को हम कितने पीरियड तक इसको हम प्रोलॉन्ग मतलब रोक सकते हैं, इसको वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट को हम डिलेड कर सकते हैं। सेक्शन 14 ये हमें बताता है। सेक्शन 14 का जो हम टाइटल देखेंगे तो डायरेक्ट में क्लियरली ये दिया हुआ है। सेक्शन 14 बता रहा है रूल अगेंस्ट परपिचुइटी। सबसे पहले तो परपिचुइटी का आप मतलब समझिए। परपिचुइटी क्या होता है? एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रॉपर्टी के लिए जो है ना वेस्ट कर रहे हैं कि किसी और के पास न जाएगी, इसीलिए हम ऐसा रूल बना रहे हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 इस चीज के लिए बता रहा है कि परपेचुइटी के अगेंस्ट रूल बना रहा है कि कोई आप ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक के पास प्रॉपर्टी है उसी के खानदान में जो है चले जा रहा है। अगर ए मरा तो उसके बेटे के पास गया, आप उसको लाइफ इंटरेस्ट कर दिए, फिर ए के बाद जो है बी के पास गया, बी के बाद सी के पास गया, सी के पास डी के पास गया। अगर आप इस तरह से प्रॉपर्टी जा रहा है तो इस चीज से लॉ रोक नहीं लगा रहा है कि आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, लेकिन जिसके फेवर में आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो पर्सन लिविंग पर्सन होना चाहिए। तो आप कितना भी लाइफ इंटरेस्ट उसके फेवर में कीजिए, उस चीज से रोक नहीं लगा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप उस प्रॉपर्टी को किसी को आप एलियनेट तो करोगे, अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनाओगे। जैसे सेक्शन 13 में बताया कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में जा रहा है, जैसे ही उसका बर्थ होगा वो प्रॉपर्टी उसके फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आफ्टर द लाइफ इंटरेस्ट। जब उसका प्रायर इंटरेस्ट जो जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी का जैसे ही खत्म होगा अपॉन बर्थ उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, और जैसे ही वो पर्सन का डेथ होगा जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था जो लाइफ इंटरेस्ट था, उसके बाद अल्टीमेट बेनिफिशियरी अनबॉर्न पर्सन को जाएगा। और सेक्शन 14 कुछ नहीं, बस इसका एक कंटिन्यूएशन है कि आप अनबॉर्न पर्सन के पास तो प्रॉपर्टी जाएगा, आप वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, इस चीज को हम कितना पीरियड तक रोक सकते हैं इस चीज के बारे में बता रहा है सेक्शन 14। तो चलिए हम सेक्शन 14 का जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उसको देखते हैं। तो सेक्शन 14 डील कर रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ये बोल रहा है नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer। देखिए लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं वो पर्सन लिविंग होना चाहिए जो ट्रांसफर कर रहा है। आप कितना भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, ए जो है बी को कर दिया, बी के मरने के बाद सी के पास जाएगा, सी के मरने के बाद डी के पास जाएगा, लेकिन वो सारे पर्सन बी सी डी जो भी पर्सन सपोज कीजिए ई है एफ है, लेकिन वो पर्सन लिविंग पर्सन होना चाहिए। उस पर्सन के पास तो लाइफ इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन आप एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनाइएगा जो अनबॉर्न पर्सन है उसके पास जाएगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसके पास एब्सोल्यूट राइट जाएगा, एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी उसके पास वेस्ट होगा। सेक्शन 13 में ये बताया था कि जो है अपॉन बर्थ आपको उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट चले जाएगा। ये सेक्शन 13 बोला था कि अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा।
और एज पर सेक्शन 20 ये बता रहा है, सेक्शन 20 इस चीज का बता रहा है कि कब जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट, कब क्रिएट होगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, अपॉन द बर्थ। ये हम सेक्शन 13 को हमेशा सेक्शन 20 के साथ पढ़ेंगे। क्यों? सेक्शन 13 तो ये बता रहा है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी अनबॉर्न चाइल्ड के पास, लेकिन सेक्शन 20 बता रहा है उस वेस्टेड इंटरेस्ट तब उसको क्रिएट होगा जैसे ही अनबॉर्न पर्सन का बर्थ होगा। तो चलिए अब ये जो सेक्शन 14 इसमें ये बता रहा है कि डिलेड, कब तक हम इस चीज को डिलेड कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि आप प्रायर इंटरेस्ट कितना भी क्रिएट कीजिए, उससे हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो वेस्टिंग इंटरेस्ट जो डिलेड कीजिएगा अनबॉर्न पर्सन के, वो अप टिल आप कर सकते हैं उसके माइनॉरिटी तक। वो माइनॉरिटी मतलब जैसे ही वो मेजर होगा, मतलब 18 इयर्स का होगा, वो प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका बैरेक्ट का लैंग्वेज का आगे पढ़ते हैं इसमें। एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो माइनॉरिटी ऑफ दैट सम पर्सन, वो जो माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी का बात कर रहा है, जो अनबॉर्न पर्सन का बात हो रहा है। जैसे ही उसका माइनॉरिटी सीज होगा, वो मेजर होगा, 18 इयर्स का होगा, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। किसका? एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, एक्सपायरेशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट जो हमने क्रिएट किया था, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था, जैसे ए ने किया था, बी के फेवर में किया था, बी के मरने के बाद सी को, सी के डी, मतलब लास्ट में मान के चलिए डी वैसा पर्सन है, तो डी के मरने से पहले, डी के मरने से पहले जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसका बर्थ होना जरूरी है। एंड टू whom if he attains full age the interest created is to belong full, and to whom if he attains the full age, मतलब मेजोरिटी जैसे ही वो आएगा 18 इयर्स का होगा, वो मैक्सिमम आप उतना पीरियड तक उसके प्रॉपर्टी को आप रोक सकते हैं। परपिचुइटी क्या टाइम है, कहने का मतलब जो परपिचुइटी जो हम बता रहे हैं इंडेफिनिट पीरियड, उसके अगेंस्ट जो रूल बता रहे हैं, तो परपिचुइटी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है कि लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं आप प्लस माइनॉरिटी ऑफ दैट अल्टीमेट बेनिफिशियरी, मतलब परपेचुइटी जो है एक लाइफ इंटरेस्ट, चाहे आप कितने भी पर्सन के फेवर में कर रहे हो, लाइफ इंटरेस्ट ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन प्लस स्टिल द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। आई होप आपको सेक्शन 14 का जो लैंग्वेज है ये समझ में आया होगा। तो इस चीज को हम अच्छे से समझने के लिए हम आपको इलस्ट्रेशन के तौर पे समझते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बैरेक्ट का लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो इसको हम पहले इलस्ट्रेशन के तौर पे समझते हैं। तो सपोज कीजिए इसमें देखिए ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो है बी को प्रॉपर्टी दिया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, तो और ये बोला कि बी के बाद जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा सी, अनबॉर्न पर्सन। ठीक, ऐसा तो हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी अपॉन द बर्थ एज पर सेक्शन 20 वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये सेक्शन 13 में हमने पहले कर रखा है। अब चलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग अल्टीमेट बेनिफिशियरी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा, और सेक्शन 20 ये बता रहा है कि जैसे ही बर्थ होगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो अनबॉर्न चाइल्ड है, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट उस अनबॉर्न अल्टीमेट बेनिफिशियरी के फेवर में चले जाएगा। तो अब ये बोल रहा, अब देखिए इसमें कंडीशन ये लगा सकता है कि लाइफ इंटरेस्ट होल्डर के डेथ के बाद, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर 18 साल का हो रहा है, तब उसके पास वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट उसके फेवर में वेस्ट किया जाएगा, प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट उसके फेवर में क्रिएट किया जाएगा। मतलब हम कहीं ना कहीं सेक्शन 20 जो अब बता रहा था कि वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट बर्थ पे क्रिएट हो रहा है, उस चीज को हम डिले कर रहे हैं। तो कितना डिले कर रहे हैं उस चीज को सेक्शन 13 ने नहीं बताया, उस चीज को सेक्शन 14 बता रहा है कि आप मैक्सिमम जो डिले कर सकते हैं वो माइनॉरिटी सीज तक कर सकते हैं, जैसे ही वो मेजर होगा उसके फेवर में वो प्रॉपर्टी चले जाएगा। ऐसा प्रोविजन, अगर ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा लगा रहा है कि ए के बाद बी के पास जाएगा, ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बी को लाइफ इंटरेस्ट के, और उसके बाद बी जो है सी को किया, और सी को बोला गया ए का टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन है, सी के बाद जो है डी को प्रॉपर्टी जाएगा, लेकिन 20 इयर्स के बाद। तो ऐसा कोई यदि कंडीशन लगा रहा है तो वो कंडीशन वॉइड होगा और ट्रांसफर वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है 18 साल से ज्यादा आप नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हिट कर जाएगा सेक्शन 14 से जो बता रहा है रूल अगेंस्ट परपिचुइटी। जो
प्रोविजन जो दिया है सेक्शन 14 का, इसका पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो सेक्शन 20 जो हमने पढ़ा था कि अनबॉर्न पर्सन जो है एक्वायर्स कर रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट कर रहा है ट्रांसफर में, जो भी बेनिफिट उसके फेवर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि कब एक्वायर कर रहा है, अपॉन हिज बर्थ। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, यदि आप पढ़ें उसमें डायरेक्ट में लिखा हुआ अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का जो बता रहा है ये वर्ड, इससे आप ये समझिए कि यदि यदि हम एग्रीमेंट जैसा हम डीड में बनाए हैं, जो ट्रांसफर डीड जो हम बनाए, मान के चलिए सेल डीड के थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें यदि हम ऐसा बोल दिए हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो जाएगा अनबाउंड पर्सन के पास अपॉन मेजोरिटी जाएगा, या फिर ये लिखा रहेगा अपॉन गेटिंग द एज ऑफ 9 ईयर्स या अपॉन 18 ईयर्स, तो आप मैक्सिमम 9 ईयर्स भी हो सकता है, 18 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन ये 18 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। 18 ईयर्स से जो बोल देंगे 18 ईयर्स 1 मंथ, 18 ईयर्स के बाद एक भी जो है टाइम पीरियड एक्सीड करेंगे, कुछ भी टाइम पीरियड, वो जो है सेक्शन 14 से जो है हिट करेगा। और ऐसा यदि ट्रांसफर कुछ हो रहा है तो ऐसा ट्रांसफर को मान लिया जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। ये सेक्शन 14 बता रहा है। तो चलिए अब हम इसका कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है बी को, सपोज कीजिए ए जो है ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो ये बोल रहा है कि पहले हम बी को जो है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, बी के बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड को हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट करेंगे, यहां तक कोई इशू नहीं। ये सेक्शन 13 भी फॉलो कर रहा है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो होगा अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में एब्सोल्यूटली इंटरेस्ट जाएगा। लेकिन अब उसमें एक और कंडीशन ऐड कर दिया जो सेक्शन 20 में बताया गया, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, जो बोल रहा है कि उस एग्रीमेंट में, उस सेल डीड में हम जो है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए, उसके साथ साथ हम ये भी बोल दिए कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा अनबॉर्न चाइल्ड के, लेकिन अपॉन द अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब देखिए अब उसमें क्या होगा। उस केस में पहली बात तो लाइफ इंटरेस्ट बी के जीते जी तक वो बी इंजॉय करेगा प्रॉपर्टी को। उसके बाद और जैसे ही बी डेथ करेगा, बी का लाइफ स्पैन जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद बी का, उससे पहले, उसके मरने से पहले बी का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। ये सेक्शन 14 हमें बता रहा है। बी का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जो है, आपको उसका एग्जिस्टेंस होगा तभी ये कंडीशन जो है फुलफिल होगा। अगर बाय इन केस ऐसा केस आप लेके देखते हैं कि यदि बी जो है, बी का लाइफ स्पैन खत्म हो गया और बी का चाइल्ड ही नहीं हुआ, जिसके फेवर में हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी बना रहे हैं, जिसके फेवर में हम प्रॉपर्टी वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक देना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं, अगर उसका बर्थ ही नहीं हुआ तो क्या होगा उस केस में। इस केस को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया था, इलस्ट्रेशन लेके, काफी इलस्ट्रेशन लेके मैंने डिस्कस किया था। तो इस केस में यही होता है कि अगर बी बॉर्न नहीं करता है तो वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगा, कि जैसे ही बी का डेथ होगा लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ वर्ड वो एंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी को। और बी का चाइल्ड नहीं हुआ, अनबॉर्न चाइल्ड, जिसके फेवर में अल्टीमेट इंटरेस्ट हम क्रिएट करना चाह रहे थे, तो वो प्रॉपर्टी ए के पास चले जाएगा यदि ए जिंदा है, जो ट्रांसफरर था। अगर ए नहीं जिंदा है तो ए का लीगल एयर्स के पास जाएगा। आई होप आपको यहां तक कोई इशू नहीं आया होगा। अब चलिए इसी में एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज कीजिए ए जो है एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को लाइफ इंटरेस्ट वर्क के लिए, और बी के बाद उसके बाद बोलता है कि बी के चाइल्ड को, जो अभी जीवित नहीं है, अनबॉर्न है, उसको प्रॉपर्टी जाएगा आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो बताइए क्या ये ट्रांसफर वॉइड है या नहीं है। तो ये प्रॉपरली यदि हम सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग देखें तो ये हिट कर जाएगा सेक्शन 14 से, क्योंकि ये 25 ईयर जो बताए हैं कि हम आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, तो ये हिट करेगा सेक्शन 14 से, और सेक्शन 14 से हिट करेगा तो ऐसा ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। और इसी में आप एक ले लीजिए कि उस केस में यदि ये बोल दे रहा है कि बी के अनबॉर्न चाइल्ड को अपॉन द अटेनिंग द एज ऑफ 9 ईयर्स प्रॉपर्टी जाता है, तो ये ट्रांसफर वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये 18 ईयर्स को हम एक्सीड नहीं कर रहे, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को हम जो वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो 9 ईयर्स पे जो है उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा क्रिएट, और जैसे ही बी का डेथ होगा, जिससे इससे पहले जो
प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, लाइफ इंटरेस्ट होल्डर जो बी था, अपॉन द डेथ ऑफ बीज लाइफ इंटरेस्ट, और जैसे ही बी का 9 इयर्स कंप्लीट होगा तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और बी के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का पूरा जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी के चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में चले जाएगा। अब चलिए इस चीज को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज कीजिए ए जो है 1970 ईस्वी में एक ट्रांसफर किया, एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया बी के फेवर में, ठीक। उसके बाद बोला कि बी के लाइफ के बाद सी को चले जाएगा, सी के लाइफ के बाद डी को चले जाएगा, और डी के लाइफ के बाद ई के पास चले जाएगा, और जैसे ही ई का लाइफ खत्म होगा और वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, बी के अनबॉर्न चाइल्ड के पास जाएगा जो अभी पैदा नहीं हुआ है। तो अब देखिए 1970 में हम प्रॉपर्टी को जो है ये किए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया, लाइफ इंटरेस्ट बी के फेवर में किया गया, और बी का डेथ हो गया 1919 में, और सी का 1985 में, और डी का 1990 में, और ई का 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में इसका डेथ हो जाता है। और एक कंडीशन उसमें ये भी लगा दिया है कि बी के अनबॉर्न चाइल्ड को जाएगा प्रॉपर्टी अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स, और बी का बर्थ मान के चलिए 1980 इयर्स में हुआ, 1980 में हुआ है, तो 1980 में हम 18 इयर्स जोड़ेंगे, तो 1998 में जो है बी को जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था ई तक, उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कब होगा, 1998 में बी को जो है बी के चाइल्ड को वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन ई डेथ कर रहा है 2002 ईस्वी में, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा 1998 में, लेकिन जैसे ही ई का डेथ होगा, क्योंकि हम ई तक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं, ई का जैसे ही डेथ, सपोज कीजिए ई का डेथ 2002 ईस्वी में होता है, तो बी को प्रॉपर्टी जो है चले जाएगा एब्सोल्युटली 2002 में। और अगर इस केस में ये मान के चलिए यदि अगर ये 2002 से पहले ये मर जा रहा है, 2002 से पहले मर भी जा रहा है, और ये लाइफ इंटरेस्ट कब क्रिएट हुआ है, 1998 में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, यदि ये 1998 से पहले मर जा रहा है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगा ए के पास, जो ए क्या है, ट्रांसफरर है, और अगर ट्रांसफरर नहीं है तो उसके लीगल एयर्स के पास चले जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सेक्शन 14 जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है, ये कंटिन्यूएशन है सेक्शन 13 का, तो आपको ये काफी अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी काफी आते हैं, तो इस वाले आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, इस पे हम कुछ एक और इलस्ट्रेशन के और पे देख लेते हैं। ये जो है एक इलस्ट्रेशन और एक देख लेते हैं इस पे। ये जो है बी के फेवर में एक सेल डीड करता है, एक लैंड जो है कर रहा है फेवर बी के, जो है ना लाइफ इंटरेस्ट, एक तरह से सेल डीड के थ्रू लाइफ इंटरेस्ट नहीं वो बेच रहा है, उसमें सारे प्रॉपर्टी को वो बेच दे रहा है, एक्सक्लूडिंग उसमें से 2 बीघा जो लैंड है उसको एक्सक्लूड कर देता है। उसमें बोल रहा है कि जो 2 बीघा का लैंड है वो ट्रांसफरर के पास रहेगा, ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया, और वो बोल रहा है कि आफ्टर ट्रांसफरर के पास रहेगा, पूरे लाइफ भर रहेगा उसके पास, ट्रांसफरर के पास। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफरर का डेथ होगा, उसके लिनियन डिसेंडेंट जो भी उसके खानदान में चले जाएगा, उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा का बेटा आएगा, उसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगा। और उसमें ये कंडीशन लगाता है कि ना ही ट्रांसफरर और ना ही उसका कोई लिनियन डिसेंडेंट जो भी आएगा वो उस प्रॉपर्टी को, वो जो 2 बीघा एक्सक्लूडिंग लैंड जो बी को बेचा, सारे प्रॉपर्टी को वो सेल किया, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी था 2 बीघा को एक्सक्लूड कर दिया। और ये बोल रहा है ये प्रॉपर्टी को ना ही मैं बेच सकता हूं, ना ही मेरे बेटे बेचेंगे, ना ही उसके कोई डिसेंडेंट बेचेंगे। कहीं ना कहीं आप इस प्रॉपर्टी पे जो है एक इंटरेस्ट, सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट करके आप प्रॉपर्टी को टाई अप कर रहे हैं, लेकिन आपको टाई अप करने से कोई नहीं रोक रहा है, और तब तक आप टाई अप कर सकते हैं जब तक जो है वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस 2 बीघा लैंड के ऊपर, तब तक आप क्रिएट कर सकते हैं। वो सब जिसके फेवर में आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो जीवित होना चाहिए। लेकिन इस केस में देखिए क्या हो रहा है, इसमें 2 बीघा लैंड जो है उसने कंडीशन कुछ इस प्रकार लगाया है कि बी को जो है 2 बीघा लैंड वो खुद एंजॉय करेगा लाइफ भर, उसके बाद उसके बेटे एंजॉय करेंगे, उसके बाद लिनियन डिसेंडेंट जितना आएगा वो एंजॉय करेगा, और किसी के पास कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को एलियनेट करने का।
मतलब मालिकाना हक नहीं है, वो प्रॉपर्टी बस एंजॉय करेगा। तो इस केस में, और उसमें एक क्लॉज ये भी ऐड कर देता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर उसका कोई मेल लिनियर डिसेंडेंट नहीं होता आगे, तो वो जो 2 बीघा का एक्सक्लूड जो प्रॉपर्टी जो सेल किया था बी को, जो एक्सक्लूड करके, वो प्रॉपर्टी चले जाएगा बी के फेवर में। इस केस में आप बताइए क्या होना चाहिए। इस केस में जो है इसका ये है कि आप कुछ इस तरह का जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेल लिनियर डिसेंडेंट को कर रहे हैं जो जीवित भी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं सेक्शन 13 से आप हिट कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 13 में हमने पढ़ा है अल्टीमेट बेनिफिशियरी किसी ना किसी एक को आपको बनाना पड़ेगा। आप सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, कोई इशू नहीं है, लॉ को कोई इशू नहीं है, आप सक्सेसिव इंटरेस्ट कितना भी क्रिएट कीजिए, लेकिन जिसके फेवर में आप सक्सेसिव इंटरेस्ट कर रहे हैं, लाइफ इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्सन जीवित होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो उसका मेल लिनियर डिसेंडेंट जो 2 बीघा लैंड के लिए किया जा रहा है, वो जीवित नहीं है। और तो उस केस में अब देखिए इस वाले में वो बी जो है क्लेम कर रहा है, तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि आप जो ये सबसे पहली बात जो है आपका ये सेक्शन 13 से हिट कर जा रहा है, और इस फेवर में जो है इसमें जो है ये बी के पास भी वो लैंड जो है, बी जो क्लेम कर रहा है कि क्योंकि उसने टर्म्स में दिया हुआ था कि जैसे ही कोई नहीं होगा, उसका कोई लिनियर डिसेंडेंट नहीं होगा, सपोज उसके बेटे का बेटा नहीं होता है, तो ये प्रॉपर्टी बी को चले जाता है, जिसके फेवर में सारी प्रॉपर्टी बेचा है एक्सक्लूडिंग 2 बीघा ऑफ लैंड। तो कोर्ट ये बोल रहा है कि ऐसा आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते हैं, और ऐसा जो ट्रांसफर है वो 2 बीघा का लैंड जो है वो ट्रांसफर वॉइड है, और बी के फेवर में भी वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, वो वॉइड होगा। और ऐसा ही ये सेम जो है ये इलस्ट्रेशन जो है ये इलस्ट्रेशन एक केस का है, जो केस है राम नवाज वर्सेस ननकू 1926 का है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें ये बोला गया था ऐसा इंटरेस्ट यदि क्रिएट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये हिट कर रहा है, सेक्शन 13 से हिट कर रहा है, और सेक्शन 14 से भी आप हिट करा रहे हैं। सेक्शन 13 से तो कर रहे हैं क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आप कर ही नहीं रहे किसी के फेवर में, और बाद में क्योंकि ये प्रायर इंटरेस्ट जो ही आप, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपका पहले ही किसी आप उसके फेवर में कर रहे हैं जो बॉर्न ही नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में वॉइड है, और वो नहीं होता है तब बोल रहे हैं आप बी के पास, तो वो वॉइड है, तो बी के फेवर में भी जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड होगा। ये बोल रहा है राम नवाज वर्सेस ननकू के केस में बोला गया, जो 1926 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, इस केस में बोला गया। ये एक बहुत ही कह सकते हैं एक लैंडमार्क केस है इस सेक्शन पे। आई होप आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 14 में बस समझने के लिए इतना ही था, इसको बताने के लिए मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूं, लेकिन जो पॉइंट की बात थी बस इतना ही था सेक्शन 14 में। और सेक्शन 14 काफी एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन मैंने अपना पूरा कोशिश किया आपको इलस्ट्रेशन के जरिए से आपको समझाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर और कोई इशू हो आप में से इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adb.kr.abhishek। आप वहां मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपका जो भी समस्या हो उस चीज का मैं रिप्लाई करूं, और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उस चीज का मैं सॉल्यूशन दूं। ये रहा हमारा सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 का ये रहा जनरल क्लॉज। तो देखते हैं अब सेक्शन 14 तो हमारा ये हुआ, क्या सेक्शन 14 का कुछ एक्सेप्शंस है? सेक्शन 14 का हम देखते हैं। सेक्शन 14 में यदि हम एक्सेप्शन देखें तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो इसमें बताया गया है कि ये ट्रांसफर, ऐसा कोई ट्रांसफर होगा जो बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए है, तो उसमें रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगेगा। ये ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक जो है ये आप आगे पढ़िएगा सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 आपको हम बता दें ये क्या लिखा है, वेयर एक्ट का लैंग्वेज आप यदि पढ़ें तो इसमें बता रहा है ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, मतलब आप अगर कुछ बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए ऐसा कोई ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो परपेचुइटी के रूल के अगेंस्ट भी जाएगा, तो वो हिट नहीं होगा सेक्शन 14। इसीलिए ये सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है। अगर इसका अंदर का आप प्रोविजन पढ़ें तो ये बता रहा है द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16 एंड 17। हमें अभी 16 और 17 को नहीं जाना, हम सेक्शन 14 से डील कर रहे हैं। तो चलिए, द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14 shall not apply in the case of transfer of property for the benefit of public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety
और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब बोला ऐसा कोई जो है बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए यदि कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं परपेचुइटी के लिए, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए वो हिट कर रहा है सेक्शन 14 से, तो ऐसा भी ट्रांसफर वो वैलिड ट्रांसफर होगा। हालांकि वो सेक्शन 14 से वो परपेचुइटी के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए है, बेनिफिट ऑफ पब्लिक का स्कोप इसमें बताया गया कि कौन सा बेनिफिट ऑफ पब्लिक होगा। तो देखिए इसमें बताया कि एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए होना चाहिए, नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए होना चाहिए, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड के बेनिफिट में यदि ऐसा कुछ हो तो वो सेक्शन 18 आता है, तभी सेक्शन 18 कम्स इनटू द पिक्चर, और वहां पे सेक्शन 14 अप्लाई नहीं करेगा। ये पहला एक्सेप्शन था सेक्शन 14 का। अब दूसरा एक्सेप्शन हम देखते हैं कि सेक्शन 14 जो है पर्सनल एग्रीमेंट पे नहीं लगता है। इस चीज पे एक केस लॉज भी है, अगर आप देखें तो अगर आपके पास यूनिवर्सल का बैरेक्ट है तो कमेंट सेक्शन में आपका एक केस दिया है, रामबरन वर्सेस राम मोहित, 1967 का है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें बताया गया है कि रूल ऑफ द परपेचुइटी का जो रूल है वो कंसर्न्ड है सिर्फ जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है, एंड ये अप्लाई नहीं कर रहा है पर्सनल एग्रीमेंट पे। पर्सनल एग्रीमेंट पे रूल अगेंस्ट जो है ये परपेचुइटी अप्लाई नहीं करता है। ये रामबरन वर्सेस राम मोहित, ये काफी बार प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामबरन वर्सेस राम मोहित 1967 का है कि क्या ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का। ये प्री में काफी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है, इसीलिए ये आप याद रखिएगा। अब चलिए अब तीसरा हम इसका एक्सेप्शन देखते हैं। तीसरा एक्सेप्शन है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव कोवेनेंट और नेगेटिव कोवेनेंट, और अगर याद होगा आपको कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड में पढ़ा था, तो वो कोवेनेंट ऐसे कोवेनेंट जिसमें जो है रन लैंड के साथ रन करता है, जैसे इजमेंट्री राइट होता है, तो वो लैंड जाएगा तो लैंड के साथ इजमेंट भी जाएगा। तो उस सारे केस में जो है उसमें अगेंस्ट रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं करता है। अब चौथा देखते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं। कोई प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया, चार्ज क्रिएट से आप क्या समझते हैं? चार्ज इज बेसिकली ए लायबिलिटी अपॉन द प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लायबिलिटी दे रहे हैं। सपोज कीजिए ए जो है बी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और उस पर एक चार्ज क्रिएट किया कि इस प्रॉपर्टी से जितना भी आप जो है आपके फेवर में हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से कुछ, जैसे मान के चलिए उसमें 2 रूम है, उसमें से एक रूम का जो आप रेंट लगा रहे हैं, तो रेंट से जितना भी इनकम जनरेट होगा वो एक के बेटों को दीजिएगा या किसी पर्सन को दीजिएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर एक लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी इन सेंस ये हुआ कि उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जो जनरेट होगा, कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू ये जिसको डायरेक्ट करेगा देने के लिए उसे देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा। इस केस में भी सेक्शन 14 जो है अप्लाई नहीं करेगा, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मॉर्टगेज के केस में भी जो है ना रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे मॉर्टगेज में वन से मॉर्टगेजी ऑलवेज ए मॉर्टगेजी, तो उसमें पढ़ेगा, उसमें भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगता है। और अगर आप इसमें देखें तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का यदि हम देख रहे हैं तो ये लीज के केस में भी नहीं लगता है, लीज के केस में भी नहीं लगता है, प्रीएम्पशन के भी केस में नहीं लगता। ये सब इसको हम बोल सकते हैं एक्सेप्शंस है। ये सब सेक्शन 14 का एक्सेप्शंस है। आई होप आपको सेक्शन 14 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई इशू हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इससे जितने भी इशू जो आपके सॉल्व करूं मैं। अब चलिए